नमस्कार। विविधा कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, विविधा कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व हेपेटाइटिस दिवस और जन जागरूकता। हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है जिसमें यदि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं तो ये आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात माने तो लगभग 14 लाख मामले हर साल सामने आते हैं जिनमें मौत हो जाती है, जबकि 36 करोड़ ऐसे लोग हैं विश्व में जो इस बीमारी से संक्रमित है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बीमारी कितनी घातक है और आपको कितनी जरूरत है इस बीमारी से खुद को सुरक्षित रखने की। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जागरूकता अभियान चलाएं ताकि लोग अवेयर हो सके और अपनी सुरक्षा कर सके। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। इनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर केपी जोशी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और दूरदर्शन के सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। सबसे पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हेपेटाइटिस क्या है। आप सही कह रहे हैं। हेपेटाइटिस से हम लोग ज्यादा वायरल का ही लेते हैं क्योंकि वायरल ज्यादा कॉमन है। ये जो डाटा आपने अभी दिए हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के ज्यादा है जी। लेकिन अगर आप देखें तो वायरस का एक पार्ट बैक्टीरियल है, केमिकल्स, ड्रग्स हैं, ये आपके अल्कोहल है जी, है ना। ये बहुत सारी चीजें जो हेपेटाइटिस करती हैं। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा लेथल, सबसे ज्यादा खराब जो है, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, वो वायरल हेपेटाइटिस है। इसलिए हम इस पे ही आज बात करेंगे। तो वायरल हेपेटाइटिस में लीवर का इन्फेक्शन होना है। इन्फेक्शन होने के बाद इन्फ्लेमेशन यानी लीवर सेल डैमेज होती है और ये प्रीडोमिनेटली वायरस के कारण हो रहा है। तो वायरस में भी हमारी 4-5 वैरायटियां हैं। इसमें वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई 5 टाइप की हेपेटाइटिस है। तो इनमें से एक तो ऐसे हेपेटाइटिस है जो खाने की उससे होती है, यानी दूषित पानी से ही ज्यादा होगी। पानी और पानी दूषित, चाहे फल हो चाहे दूषित। हेपेटाइटिस ए दूषित, ए एंड ई जी, ए एंड ई दोनों जो है दूषित पानी के उससे। इसलिए हम कहते हैं कि पीने का पानी साफ होना चाहिए, कहीं भी फीको ओरल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारे लैट्रिन के टैंक के थ्रू कहीं पानी का रिसाव नहीं होना चाहिए कि पानी पीने का पानी पे हुआ है। ये सबसे बड़ा पार्ट है इसका, इस तरह की हेपेटाइटिस का। तो मतलब कह सकते हैं याला जो हेपेटाइटिस ए और ई की आप बात कर रही, ये संक्रमण ज्यादा होता होगा क्योंकि पानी अक्सर हम लोग ध्यान नहीं देते पानी हैं। सबसे ज्यादा ये है जी। और बी और सी और डी उसका भी एक पार्ट है, डिग्रेडेशन पार्ट आप कह सकते हैं। ये सीरम हेपेटाइटिस हो गई। सीरम मीन्स की ये इंजेक्शन के थ्रू जी, कहीं रेजर से कट गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या एब्रेजन किसी के ब्लड उस पर पड़ जाए तो इसके बाद उसको इस तरह के कंटेमिनेशन से होती है, बी और सी वाली। और ए और ई जो होती है वो पीने के पानी के। तो यहाँ पर दर्शकों हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब भी हम पानी का इस्तेमाल यहाँ पर करें तो स्वच्छ रखें, क्योंकि डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस के जो विषाणु होते हैं, जो संक्रमण होता है, पीने वाले पानी से अधिक होता है। डॉक्टर साहब, कैसे हमें पता चलेगा कि हमको इस तरह का संक्रमण हो गया है? सबसे पहली बात तो जैसे आपने पीने का पानी का बताया, तो कई बार आपने देखा होगा बरसात के दिनों में कई जगह ऐसा कि पीने का पानी नहीं अवेलेबल हो पाता है, नल टूट गए हैं, आपको बहुत दूषित पानी मिल रहा है। तो कम से कम 20 मिनट पानी को उबाल लें तो आपको ये काफी कुछ सुरक्षा हो सकती है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन बताएं। डॉक्टर साहब, अक्सर हम लोग घरों में, आपने पीने के पानी की यहाँ पे बात करें, हम आरओ यूज करते हैं, तो आपने कहा है कि हम पानी को उबाल लें। तो जो लोग अपने घरों में आरओ यूज कर रहे हैं, फिल्टर यूज कर रहे हैं, आरओ भी सेफ है, आरओ सेफ है, आरओ का पानी सेफ है, लेकिन आरओ के साथ कई दिक्कतें आ रही इस समय, खैर वो दूसरा सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें हेपेटाइटिस की, अगर हमें इससे बचना है, जैसे आपने बताया पीने का पानी यहाँ पे साफ होना चाहिए, लेकिन अगर हम सारे ए बी सी ई की हम बात करें, अगर हमें बचना है तो हमें किस तरह की सावधानियां यहाँ पर रखनी होंगी? पहले तो आप ये देखिए कि इनके लक्षण क्या क्या है, तब तो लोग जागरूक होंगे। और दूसरी बात, आप सीरम हेपेटाइटिस जो ब्लड के थ्रू जा रही है, कटफट के थ्रू जा रही है, एक दूसरे के ब्लड दूसरे में, और इवन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है हेपेटाइटिस बी, बी वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 90 दिन तक होता है, बी वाले का। और ये वाली जो है 2 हफ्ते की होती है, जो ए और ई वाली जो होती है। तो आपको ध्यान रखना, इन 2 हफ्तों के अंदर में कहीं आपने इस तरह का पानी पी लिया, दूषित पानी पी लिया, सबसे पहले आपको भूख खत्म हो जाएगी, आपको उल्टी पर नशा लगेगा, खाना देखते ही आपको उल्टी से आ जाएगी। ये सबसे ज्यादा 20 साल की
क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये देखा है कि खाना देखिए अगर आपको उल्टी आ रही तो आपका लीवर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो बुखार आ सकता है, थकान आ सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ ज्यादा होता है जी। और धीमे धीमे करके उल्टियां आना, डिहाइड्रेशन हो जाना और फिर पीलिया आ जाता है। तो ये तो इसके लक्षण अक्सर हमें देखते हैं, लक्षण जो हैं ये अक्सर और बीमारियों के भी रहते हैं। तो ऐसे में कैसे हमें पता चले कि ये हेपेटाइटिस के है? क्या इसके लिए कोई जांच होती है कि अगर हमें जांच होती है, पहले हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन आपको करना है जी। भाई ऐसे तो उल्टी दस्त के बाद भी आपका भूख खत्म हो जाती है, वही बात है, माइनर वायरल फीवर में हो जाती है। लेकिन अगर एक हफ्ते से ज्यादा ही चल रहा है, मैंने बोला ना 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है, तो अगर एक हफ्ते से ज्यादा लक्षण जा रहे हैं फिर तो आपको देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, टाइफाइड के साथ भी आया था, टाइफाइड भी दूषित पानी से होता है और ये भी दूषित पानी से होता है, तो दोनों कई बार साथ साथ आ जाते हैं। और फिर धीमे धीमे आप देखें यूरिन का कलर आपको गाढ़ा नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात मैंने आपसे बताई, खाना देखते ही अगर आपको उल्टी की फीलिंग आ रही हो और लंबे टाइम तक चल रही हो तो आप लीवर की जांच जरूर कराएं। मतलब हमें मान ले कि हमारा लीवर कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है या इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर साहब, इसमें आयु वर्ग का कोई बात होती है कि मतलब इस आयु वर्ग के मतलब बच्चे हैं तो उन्हें इस तरह की बीमारी नहीं होगी, या बच्चे भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या फिर बड़े जो हैं वो ज्यादा इन्फेक्टेड, कोई आयु वर्ग है इसमें जो ज्यादा? हमने कोई ज्यादा फर्क देखा नहीं इसमें। बच्चों को भी हो सकती है, गर्भवतियों को हो सकती है और ओल्ड एज में भी हो सकती है, यंग को, तो कोई फर्क नहीं ज्यादा। तो यहाँ पर बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी भी आयु वर्ग में इस तरह की समस्या हो सकती है, और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको भूख नहीं लग रही है, खाना देखते ही आपको काई सी आ रही है, तो आपको अपने लीवर की जांच जरूर करवानी है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमें और क्या बातें ध्यान में देने की आवश्यकता है इसमें? सबसे पहली बात है, लीवर के मामले में आपको इसलिए सचेत रहना पड़ेगा कि ज्यादातर लोग एक तो समय पर डायग्नोज नहीं हो पाती बीमारी, समय पर डायग्नोज नहीं अपने वो कई बार तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, कई बार अधकचरे डॉक्टरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले कई सालों से एक चीज मैंने बहुत देखी है कि थोड़ा सा पीलिया आ रहा तो लोग घूम रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं, तरह तरह के लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं कि लीवर डैमेज नहीं है। लीवर डैमेज होना, लीवर डैमेज नहीं है। तो लीवर आपका डैमेज नहीं है तो फिर आपने बहुत सारे परहेज कर लिए, आपने दोबारा बीमार कर लिया। आपको लीवर डैमेज है तो आपको टाइम पे इलाज करना पड़ेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मेरे को ये लक्षण आए, बुखार आए, बदन टूट रहा, थकान लग रही है, भूख खत्म हो गई है, खाना देख के उल्टी हो रही है, ये हमारे क्लासिकल लक्षण है। अब आप देखिए हेपेटाइटिस ए और ई, इनमें 14 दिन के अंदर आ जाएंगे। अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया तो 80-90 दिन के बाद आएंगे, है ना। तो इसके लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। वही जैसे हमारे कार्यक्रम की थीम भी यह है कि जन जागरूकता, यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि हम जन को जागरूक करें कि इस तरह के कार्य में लिप्त अगर वो हो रहे हैं तो वो अपना यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं। लेकिन जन जागरूकता कैसे होगी? जन जागरूकता का देखिए, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? दूरदर्शन, IELM जिसे बोलते हैं। आप समाचार पत्र में दीजिए, आप गोष्ठियां करिए, आप दूरदर्शन के माध्यम से, जैसे हम लोगों ने आप जन जन तक ही पहुंचाइए बात। स्कूलों में बताइए बच्चों को बात कि भाई पीने का पानी से ऐसा होता है और हमें दूषित ब्लेड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और खासकर दूसरे के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी कर रहे हैं तो हमें हेपेटाइटिस की जांच जरूर उसमें करा लेनी चाहिए। तो ये सब पहले जन जागरूकता में आती है जी। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी आनुवंशिक है? कतई नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जैसे पढ़ते हैं या सुनते हैं, लोग कहते हैं कि आनुवंशिक है। माँ से अगर माँ गर्भवती है तो काफी कुछ उम्मीद रहती है कि बच्चे में ये संक्रमण हो जाए। हेपेटाइटिस बी में हम मान सकते हैं कि क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे मैंने आपसे कहा। अदरवाइज बाकी में तो उतना नहीं, ARE में तो कोई प्रश्न नहीं उठता। मतलब बहुत कम चांसेस रहते हैं कि ये आनुवंशिक, अब तक रिपोर्टेड ही नहीं है जी। बिल्कुल। जैसे अगर हेपेटाइटिस अगर किसी को होता है, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E की हम यहाँ पे बात करें, अगर किसी को A हो जाए तो क्या जरूरी है कि उसको और हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हाँ, ये यूजुअली ये तो इतना हमारे पास बहुत सारे ऐसे डाटा नहीं है कि A हो जाएगी। तो A और E यूजुअली एक ही, लगभग एक ही जीनोम के जी। वो मैंने बोला कि ओरल वाला जो पानी वाला है, और B और C जो है वो कहते हैं एक ही डिग्रेडेशन प्रोडक्ट इनको बोलते हैं। लेकिन अब ये बिहेव अलग अलग कर रहे हैं कि C अगर आप देखें, C और B को देखें तो इनमें क्रोनिक होने के चांसेस और लेथल होने के चांसेस ज्यादा है। A और E उतना डेंजरस नहीं है। आई आपके 4 to 6 वीक इसका पीरियड होता है, चली गई, ठीक है, आप स्वस्थ हो गए, आप पूरा अपना। लेकिन B और C के बिगड़ने के चांस ज्यादा रहते हैं।
और BSC में कैरियर भी होते हैं। कैरियर मीन्स कि आपके अंदर विषाणु है, आप दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप नॉर्मल हैं। दूसरे में BC आया, उसने लीवर डैमेज कर लिया। लीवर डैमेज के बाद में क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई, क्रॉनिक हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस हो गई, सिरोसिस हो गई, और कई बार तो कैंसर भी हो जाता है। कई बार पता ही चलता है जब हेपेटाइटिस सी के कारण कैंसर होता है। डॉक्टर, मैं आपसे ये प्रश्न भी करने वाली थी कि हेपेटाइटिस में कितने चांसेस रहते हैं कि आपको ये जो संक्रमण हो रहा है ये कैंसर तक हो जाए? 0.5% लोग कहते हैं, 0.5% के चांस है। मैं बहुत ज्यादा परसेंटेज तो उससे नहीं कहूंगा, लेकिन क्योंकि है डेफिनेट रिपोर्टिंग है इसकी। तो इससे कैसे, अगर आपको संक्रमण हो गया है, हेपेटाइटिस आपको हो जाता है, आपको कैंसर तक वो स्थिति ना पहुंचे, वो स्टेज ना आए, उससे पहले आपको क्या करना है? हमें एक्चुअली अर्ली डायग्नोसिस करने का सबसे पहली बात अर्ली डायग्नोसिस, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी में मैंने आपसे जैसे बताया, हेपेटाइटिस बी और सी बहुत डेंजरस हैं, काफी ज्यादा डेंजरस है। ये लीवर को क्या करती हैं, लीवर को डैमेज कर देती हैं। लीवर डैमेज हुआ तो उसके बाद क्या लक्षण आएंगे आपके, जैसे लंबा बुखार आ रहा, थकान आ रही, भूख खत्म हो गई है, जोड़ों में दर्द हो रहा, आप अपना काम नहीं, हल्की पीलिया आपको दिखाई दे रहा है, पीलिया है, और पीलिया चला जा रहा, महीनों महीनों पीलिया चला जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस में चेंज हो गया है, और इसकी वो वैरायटी ज्यादा हो सकती है, बी और सी वाली। ये ए और ई वाली में मुश्किल से बहुत कम परसेंटेज है इसका कि वो क्रॉनिक में चले जाए। तो अगर क्रॉनिक में जा रही है तो आप बी और सी को मान लीजिए कि बी और सी के चांसेस ज्यादा है। तो अब हमने ये पता कर लिया कि बी और सी, तो फिर आप पूछ लीजिए उनसे, भाई कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन उन्होंने लिया हो, कोई कहीं सुई लगाई हो, या कहीं ब्लड प्रोडक्ट के कॉन्टेक्ट में आए हो, या नाई की दुकान पे जाके सेम रेजर से कहीं वो किया हो कंटामिनेटेड से। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया, अब आपको उसके पूरे टेस्ट कराने हैं, पूरे ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप लिवर स्कैन एक कराएंगे, उसके बाद आपने भाई इतना डैमेज है, तो आप कोशिश करिए दवाइयों से, आजकल दवाइयाँ हैं, एंटीवायरल ड्रग्स भी है हमारे पास, महीनों तक इलाज चलता है, 3 महीने का कोर्स है, 1.5 साल का कोर्स है, तो बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अभी जो रेट है, परसेंटेज जो है ठीक होने का, वो किस तरह है? बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा बहुत अच्छा है हेपेटाइटिस ठीक होने का। केवल वो लोग जो भ्रमित हो जाते हैं जादू टोने में या कोई इस तरह के मंत्र तंत्र में, अब आप देखिए पीले रंग की माला आपने पहन रखी है, वो पीले रंग की माला में उठा के दीवार पे टांग देता हूँ। डॉक्टर, यही तो हम कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं जन जागरूकता यहाँ पर नहीं है। हम कार्यक्रम करते हैं, आपने कहा कि न्यूज़पेपर्स में ये बात कही जाती है कि आप इस तरीके से अपना ध्यान रखें, लेकिन जो आम इंसान है वो उसको अपनी जिंदगी में उतार नहीं रहा। यही तो वजह है कि जो बीमारियां हैं, लगातार संक्रमित लोग होते जा रहे हैं। इसके लिए एक मैं और वो करूंगा, उसमें आपसे अनुरोध करूंगा कि स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों से अगर हमें टीचिंग दे दें कि ये वायरल बीमारियां हैं, ये बैक्टीरियल बीमारियां, इनमें इस तरह की चीज़ों का कोई रोल नहीं है जादू टोने का, तो शायद हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। क्योंकि जो दिमाग में आपने बिठा दिया उनके, और जो घर के लोगों ने बिठा दिया, नहीं इसमें जादू करना, टोना करना, इसमें जनेऊ बांधना, इसमें बिल्कुल जैसे पीलिया के लिए कहा जाता है डॉक्टर साहब कि जब तक आप झाड़ोगे नहीं पीलिया ठीक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई हैं, अगर हमें डॉक्टर के पास जाना होगा हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें रहे कि एक बार हम जो उसको दिखा दें। तो कहीं ना कहीं जो ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है, या जो जनता के दिमाग में, इसी को हमें हटाना है। बिल्कुल, एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और हम लोग सभी लोग मिलजुल के ये काम करेंगे। पर मैं लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है। आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में देश को कितना चेंज कर दिया, क्या 70 साल में नहीं हो सकता था? देखिए ना भाई, प्रधानमंत्री वही है, पोस्ट वही है, पर सोच कितनी है। आज तक किसी ने सोचा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज तक किसी ने स्वच्छता के बारे में सोचा था? केवल स्वच्छता अभियान 60 से 70% जो आपकी इन्फेक्शियस डिजीज है, यही वाली जो डिजीज है, डेंगू है, डायरिया है, हेपेटाइटिस, उसको ठीक कर सकता है ना। जो आपने स्वच्छ शौचालय बनाए हैं, शौचालय का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो हेपेटाइटिस ठीक होगी। देखिए, बिल्कुल वही स्वच्छता अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हम कई तरह की डिजीज जो आप बात करें हम उससे बच सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम गाँव देहात की बात करते हैं, वहां अभी भी लोग जागरूक नहीं हो पाते। कहीं न्यूज़पेपर पहुंचा, कई ऐसी गांव भी हैं जहां तक अभी सड़कें नहीं पहुंची हैं, जहां पे बिजली नहीं पहुंची है। जहां सड़क और बिजली नहीं पहुंच रही, वहां हम इस जन जागरूकता अभियान को कैसे पहुंचाएंगे? वो आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, हर गांव में कुछ युवक ऐसे होते हैं जो बड़े डायनेमिक होते हैं, युवक युवतियां होती हैं इसमें जो पुरानी सोच को चेंज करना चाहते हैं। हमें उनको साथ लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्या वो युवक और युवतियां वहां रुक पा रहे हैं? रुक रहे हैं, कम से कम कुछ पीरियड के लिए तो जाते हैं।
है ना, ये उनकी ड्यूटी लगा दीजिए कि अपने गांव के लिए इतना तो कर सकते हैं। और मैं नहीं मानता कि शायद कोई तैयार नहीं होगा। फिर दूरदर्शन भी है आजकल, सब हर आदमी देखता है, हर गांव में आपका दूरदर्शन हर सेल तक मैंने देखा है। तो आप ये सोचिए कि आप सफल होंगे। डॉक्टर साहब, क्या अभी इसमें हेपेटाइटिस के लिए वैक्सीन बन गई हैं सारी? हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारे पास है, सी की हमारे पास नहीं है, और ए और ई की उतनी कारगर मुझे अभी दिखाई नहीं दी, है ना, पर बी में डेफिनेटली। वैक्सीन जो अभी नहीं है उसके ना होने की वजह से कितना नुकसान हो रहा है हमें? अब विद कोर्स ऑफ टाइम में ये भी बन जाएगी, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वैक्सीन अब देखिए कोरोना के बारे में किसी ने सोचा था, और कोरोना यूजुअली वैक्सीन का 8 से 10 साल लगते हैं पूरा डेवलप करने में, और बहुत रेपिडली आप चाहो तो 2 साल लगते हैं। लेकिन अभी आप देखो 3 महीने में लोग वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे कोरोना की आपने बात की, इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में हेपेटाइटिस के होने के कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? कोरोना में भी हेपेटाइटिस होती है जी, क्योंकि कोरोना में हमने 2 हफ्ते का टाइम जो रखा ना, जो उसका पीरियड रखा कि भाई 2 हफ्ते के अंदर सारे लक्षण आ जाएंगे, तो बुखार आता है। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो लीवर एंजाइम इसमें डीरेंज होते हैं, तो इसका मतलब हेपेटाइटिस इसमें होती है। अब हमें ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए तो कोरोना ने विश्व के सभी देशों को एक लाइन पे ले आया है। अमेरिका जैसे टॉप मोस्ट देश और छोटे मोटे देश, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, सब एक ही लाइन पे दौड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को कोरोना के बारे में कुछ पता नहीं ज्यादा। दैट मीन्स कि जो इस समय कॉन्सेप्ट लाएगा उसको कॉन्सेप्ट माना जाएगा। तो हमारा देश भी देखिए इसमें वैक्सीन की रेस में बहुत आगे चल रहा है। और कोरोना में एंड स्टेज में, मतलब सेकेंड थर्ड स्टेज, जो आप जब मरीज भर्ती हो गया और सेप्टिसीमिया हो, तो उस समय लीवर फेल हो जाता है, लीवर फेल। तो जैसे अभी एक तो बरसात, उसके बाद कोरोना, ऐसे में कितनी मुश्किल हो रही है हेपेटाइटिस के जो मरीज हैं उनके लिए? अभी हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली कोरोना बाकी बीमारियों के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि वायरल टू वायरल बीमारियां तो कम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये कहीं बताया नहीं गया, न लोग जब बात करते हैं। मैंने कई बार ICMR से भी वो बात नहीं कि जुकाम बुखार है, कोरोना आया, और इधर से आपके हेपेटाइटिस आ गई, डेंगू आ गया, तो सब वायरल है। तो ये आपस में बिहेव कैसे करेंगे? क्या एक ही मरीज में एक साथ सब टूट पड़ेंगे और तब कैसा बिहेवियर हो गया? तो ये डाटा हमारे पास नहीं है, वो देखना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि सबकी शुरुआत एक ही जैसी है। तो अभी की सिचुएशन को देख के आपको क्या लगता है? अभी एक्चुअली स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि बहुत स्टार्टिंग में मैंने एक टीवी पे ये दिया था, तो मुझसे पूछा गया था कि आप कितना सोचते हैं कोरोना रहेगा। तो हमने ये कहा था कि अभी जो 30 साल का हमारा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, यूजुअली वायरल बीमारियां 3 महीने तक रहती हैं। आप डेंगू को देखिए 3 साढ़े 3 महीने में कितना भी वो टॉप पे जाके फिर डाउन पे आ जाती है। तो हमने ये सोचा था कि शायद ये कोरोना भी ऐसा करेगा, लेकिन आप देख रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये लैब वायरस है, जो देश काल परिस्थिति और ठंड गर्म से कोई इसका नाता नहीं, कब बढ़ जाए कब क्या हो जाए, किस पे ज्यादा असर कर रहा, किस पे, तो ये लैब वायरस के ज्यादा फेवर में जा रहा है। तो ऐसे में जो हेपेटाइटिस के मरीज है वो किस तरह अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखें? नेचुरली देखिए, आप हमने क्या कहा, जब भी कोरोना का हेपेटाइटिस के मरीज, शुगर के मरीज, BP के मरीज, गुर्दे के मरीज, या दूसरी लिवर डिजीजों के मरीज, है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग जिनमें कैंसर की दवाई चल रही है, इम्यूनिटी कम हो गई है, वो लोग पे कोरोना ज्यादा असर करेगा। सर डॉक्टर साहब, तो देखा जाए तो जो जितनी बीमारियां होती हैं, जो भी शरीर में इम्पैक्ट कर रही हैं, सब में इम्यूनिटी तो वीक हो ही जाती है आपकी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी इस वक्त जो स्वस्थ नहीं है, मतलब वो ज्यादा बच के रहे। देखिए, इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए सबसे बड़ी बात है रेगुलर एक्सरसाइज। ये हमारे देश के लोगों को समझ आना चाहिए। एंड डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी में अनफॉर्चुनेटली मैं क्या बताऊं आपको, मैं रोज जो क्लिनिक में अपने देखता हूं कि हम यंग और एक ओल्ड एज आदमी का ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं। हमने कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराया, कोलेस्ट्रॉल, उसके पापा का कोलेस्ट्रॉल जो है नॉर्मल है, और बच्चा 22 साल का, उसको कोलेस्ट्रॉल डिरेंज। बच्चा जो है इतना मोटा तगड़ा कि हिल ही नहीं पा रहा है, और पापा स्लिम है, पापा अभी भी पहाड़ चल रहे हैं बच्चा। दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर अस, एट इज आई कैन नॉट डाइजेस्ट इट। तो मैं तरह तरह के अभियान करता रहता हूँ, मैं जन जागरण अभियान करता रहता हूँ, तो मैं बच्चों के एजुकेशन का अभियान भी करता हूँ हेल्थ के लिए। पिछली बार मैंने एक गंगोत्री से हरसिल पैदल पद यात्रा की थी, केवल इसीलिए की थी कि बच्चों को ट्रैकिंग के बारे में
एक्सरसाइज के बारे में ये क्या है, उसमें हमने डाइट के बारे में बताया था कि डाइट क्यों कैसे रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब तो ये बताइए कि हेपेटाइटिस में डाइट किस तरह की रखी जाए। आपने बिल्कुल सही बताया, हेपेटाइटिस में डाइट का रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, क्योंकि फैट वाली चीजें आप पचा नहीं सकते, एकदम उल्टी हो जाएगी। प्रोटीन आप ज्यादा दे नहीं सकते, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा देंगे तो कई बार ये हेपेटाइटिस की स्थिति ऐसी है, एक तो माइल्ड हेपेटाइटिस आई और चली गई, हल्के हल्के लक्षण देके बुखार आया, भूख खत्म हो गई, लीवर में यहाँ पर पेन हो रहा आपके, थोड़ा बहुत उल्टी हुई है ना। लेकिन कई बार वो फर्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाती है। फर्मिनेंट मीन 6 वीक, 6 हफ्ते के अंदर लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर ऐसे सिंक हो जाता है, इतना बड़ा लीवर इतना सिंक हो जाएगा। फर्मिनेंट हेपेटाइटिस, हेपेटोसेलुलर नेक्रोसिस बोलते हैं, येलो एट्रोफी ऑफ लिवर। तो उसमें क्या होता है कि 6 वीक अगर हमने जैसे लापरवाही करी, हमने लगे रहे जादू टोना करने में लगे रहे और अपना प्रॉपर डाइट नहीं दी। डॉक्टर साहब बार बार जादू टोने की बात करें, मतलब आपको लग रहा है कि जो ज्यादातर मरीज आपको आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो जादू टोना कर रहे हैं। हम सफर रहे, हमें लगता है समाज में आप डॉक्टर होकर अगर इस तरीके से बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जब मरीज आपके पास आते हैं वो पूरा जादू टोना जब करवा लेते हैं और वो ठीक नहीं होता तब वो आपके पास उसके बाद ही आते हैं। और आप सही बोल रहे हैं, तो मतलब ये कहीं ना कहीं केस ऐसा है, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम लोगों को बता दें कि भाई जब भी आपको लगता है कि आपको इस तरह का कोई डिजीज हो गई, हेपेटाइटिस की हम यहाँ पर बात करें, तो कृपया आप जादू टोना ना करवाएं, सीधे आप डॉक्टर साहब के पास पहुंचे और अपना ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत परेशान है कि लोग जादू टोने के बाद उनके पास आते हैं। डॉक्टर साहब आहार की हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा रुक गया था मामला, तो आहार किस तरह से लें? तो प्रोटीन का शुरू में आप थोड़ा रिस्ट्रिक्शन करेंगे, फैट तो बिल्कुल मना कर देंगे, क्योंकि मैंने कहा था 6 वीक का टाइम होता है, यानी 1.5 महीने का टाइम होता है हेपेटाइटिस का। तो उसके बाद आप ग्लूकोज खूब दीजिए उनको, ग्लूकोज खूब, क्योंकि ग्लूकोज लिवर में पचता है। फ्रूट जूसेस दीजिए, और पहाड़ में तो थेचानी होता ना, थेचानी आलू मूली का साग, उसमें हल्का मसाला डाल के, हल्का नमक डाल के, लेकिन फ्राई न करें उसको। तो थेचानी भात, चावल थेचानी या झंगोरा भात, जिसे झंगोरा भात करके थेचानी का, वो बहुत बढ़िया डाइट है। अच्छा, हाँ वो डाइट है। आलू उबाल दीजिए, आलू को ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ग्लूकोज ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो वो इस तरह की डाइट लेते हो। चौनी की आपने यहाँ पे बात की, यहाँ पे आपने झंगोरे की बात की, लेकिन ये तो पहाड़ के प्रोडक्ट हैं। आप अगर किसी देसी को हो जाता तो वो तो ये खाएगा नहीं, तो उसको क्या बोले? वो तो चावल आलू मूली का साग वो भी बना सकता है, क्या दिक्कत, बात तो भी होगी। तो हमने उसका नाम थेचानी रख दिया। तो यहाँ पर दर्शकों, यहाँ पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको हेपेटाइटिस जैसी कोई बीमारी हो जाती है तो आपको अपनी डाइट का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप अगर आलू मूली का साग, जिसे हम साग कह सकते हैं, और पहाड़ में हम इसे पत्ते नहीं डालने, हरे पत्ते नहीं डालने, घुटा हुआ साग उसे बोलते हैं, है ना। और प्रोटीन हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन मीन्स दाल लो जब लीवर की रिजेनरेशन की वजह, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना है इस पीरियड में। 6 वीक में आप बिल्कुल आराम करेंगे, आराम कर, आपको थकना नहीं है, किसी तरह आपको थकावट नहीं लगनी चाहिए, बिगाड़े ना उसको को। बिल्कुल यहाँ पर आपको थकान नहीं लगनी चाहिए, आपको पूरा रेस्ट यहाँ पर करना है। डॉक्टर साहब अगर किसी बच्चे को हेपेटाइटिस होता है, 10 साल से छोटा है वो बच्चा, तो उसकी डाइट, क्योंकि उसकी ग्रोइंग एज है, उसे अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, उसको अपना, क्योंकि उसका विकास का टाइम है, वो उसका भी ध्यान रखना है, तो वहां पे कैसे बैलेंस होगा? वहां पर कुछ 2-3 हफ्ते की बात है, यूजुअली 2 हफ्ते में भी काफी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता है, और तब आप नॉर्मल अपना खाने पे आ जाते हैं। पर तला हुआ चीज आप बहुत दिनों तक मत लीजिए, और प्रोटीन आप शुरू कर सकते हैं, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जो हेपेटाइटिस है, अगर वो एक बार हो जाता है आपको, तो क्या ये उम्मीद रहती है कि आपको फिर से, अगर आप इस तरह के ध्यान नहीं देते, डाइट का ध्यान नहीं देते हैं, या संक्रमित पानी आप पीते हैं, तो आपको फिर से चांसेस हैं होने के? हाँ, इस तरह के अगर बार बार हो सकता है, और कई लोगों को रिकरेंट होता है, तो रिकरेंट वाले इस तरह के क्रोनिक लीवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये होता रहता है। तो यहाँ पर हमें, मतलब बच्चों को किस तरह से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? हाँ, बच्चों को नेचुरली आपको सफाई साफ पीने का पानी के बारे में उन्हें बताना चाहिए। इसलिए मैंने प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन की बात करी है। स्कूलों में हमें बताना पड़ेगा, बेटा पानी आपको साफ ढंग से लेना है, उबला हुआ पानी लीजिए, साफ सुथरा पानी लीजिए, हाथ धो के जब भी आप टॉयलेट से आते हैं हाथ धोइए, ये सब चीज़ें आपको सफाई के पूरे नियम आपको करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब कार्यक्रम हमारे यहाँ पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे सुझाव आपसे लेना चाहूँगी, दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे, क्योंकि इतने अच्छा डाटा आपने हमको दिए, 14 लाख की डेथ हो रही है, 35 करोड़ लोग पूरे वर्ल्ड में संक्रमित हैं, तो हमें जागरूक हो जाना चाहिए। और खासकर बड़ा बुरा लगेगा कि कोई लीवर फेलियर में जा रहा है, या इस तरह से जिसे बोलते हैं कि लास्ट एंड स्टेज लीवर डिजीज पे पहुंच रहा है, तो वो बात नहीं होनी चाहिए। जितना हम बचा सकते हैं बचाना चाहिए हमको। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए।
तो दर्शकों, यहाँ पर जिस तरह से हमने बात की है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के संबंध में, आज डॉक्टर साहब ने बहुत सी जानकारी यहाँ पर हमें दी है। हमें संक्रमण से बचना है और इसके लिए हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। कोरोना काल इस वक्त चल रहा था, ऐसे में हमें अधिक यहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता है। ध्यान यही देना है कि हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना है, स्वच्छ खाना खाना है और हेपेटाइटिस से बच के रहना है। नमस्कार।